आज हम तत्वों के वर्गीकरण का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम परमाणविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या तथा परमाणविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। पर इसके पूर्व यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ध्यान देंगे परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या को अंग्रेजी में एटॉमिक रेडियस कहते हैं। परमाणविक त्रिज्या क्या होती है? देखिए, सामान्यतः जो है, सामान्यतः किसी भी परमाणु के नाभिक से, ये परमाणु का नाभिक है, सामान्यतः किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये कोश हैं, ये अंतिम कोश, यानी यहाँ पर इसका संयोजी कोश कहलाता है, बाह्यतम कोश संयोजी कोश कहलाता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है, यही जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाती है? परमाणविक त्रिज्या। सामान्यतः किसी परमाणु के नाभिक से, सामान्यतः किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणविक त्रिज्या मानी जाती है। सामान्यतः किसी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी जो है परमाणविक त्रिज्या मानी जाती है। किंतु परमाणविक त्रिज्या बहुत कम, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होती है, जिससे परमाणु के आकार का सही निर्धारण करना कठिन होता है। देखिए, परमाणु की त्रिज्या बहुत कम होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होती है, तथा इसके कारण परमाणु के आकार का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है। क्या होता है? क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जो है, तो परमाणु का आकार जो है, कभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होता है और कभी नाभिक से दूर हो जाता है, जिसके कारण परमाणु के आकार का सही निर्धारण करना संभव नहीं होता है। अतः परमाणविक त्रिज्या को संयुक्त अवस्था में, परमाणुओं के बीच की दूरी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। देखिए, मुख्य बात है जो परमाणविक त्रिज्या, एक तो ये बात है कि नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी जो है वही परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। लेकिन परमाणविक त्रिज्या जो है बहुत छोटी होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होती है, जिसके तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है कभी नाभिक से दूर होते हैं, कभी नाभिक के नज़दीक होते हैं। इसलिए जो परमाणु आकार है, परमाणु आकार का सही निर्धारण करना संभव नहीं होता है। अतः जो परमाणविक त्रिज्या है, परमाणविक त्रिज्या की जो परिभाषा है, वो संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी के आधार पर परमाणविक त्रिज्या को परिभाषित किया गया है तथा इसकी 2 कार्यकारी संकल्पनाएं मानी गई हैं। पहला, जो परमाणविक त्रिज्या है, इसकी 2 जो है कार्यकारी संकल्पनाएं मानी गई हैं। पहला है वांडर वाल्स त्रिज्या, वैन डर वाल्स त्रिज्या।
वंडर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, देखेंगे। वंडर वाल्स त्रिज्या, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। वंडर वाल्स त्रिज्या संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के बीच की दूरी के आधार पर परमाणविक त्रिज्या को दो तरह से परिभाषित किया गया है। पहला, वंडर वाल्स त्रिज्या। वंडर वाल्स त्रिज्या क्या होती है, देखिए, किसी भी ठोस अवस्था में एक ही तत्व के समीपस्थ, ठोस अवस्था में एक ही तत्व के समीपस्थ अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वंडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। समीपस्थ अवस्था में, ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो समीपस्थ अणुओं, ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो समीपस्थ अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जो है, ये वंडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, यदि हम माने कि क्लोरीन अणु Cl2 अणु, ये अपना एक Cl अणु है, ये एक Cl अणु है, Cl2 अणु है, एक क्लोरीन अणु है, और इसमें एक Cl परमाणु है, दूसरा Cl परमाणु है, ये इनके नाभिक हैं। ये एक क्लोरीन अणु है, इसी तरह से इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा क्लोरीन अणु है, इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा क्लोरीन अणु है, और ये दूसरे क्लोरीन अणु का नाभिक दोनों परमाणुओं के नाभिक हैं। ये एक Cl2 अणु है, ये दूसरा Cl2 अणु है। ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो समीपस्थ अणुओं, ठोस अवस्था में एक ही तत्व से बने अणु हैं, ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो समीपस्थ अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यही कहलाती है वंडर वाल्स त्रिज्या। देखिए, एक अणु है, ये दूसरा अणु है, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। इस परमाणु को हम मानते हैं कि X परमाणु है, इसे मानते हैं कि Y परमाणु है। इसी प्रकार से इस Cl2 अणु का ये X डैश परमाणु है और ये Y डैश परमाणु है। तो किसी भी एक ठोस अवस्था में एक ही तत्व के दो समीपस्थ अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यही जो है तो क्या कहलाती है, वंडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। इसका समीपस्थ परमाणु ये हैं, समीपस्थ परमाणु ये हैं, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। अतः ये इनके समीपस्थ अणुओं में इनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, यानी इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये कहलाती है वंडर वाल्स रेडियस। वंडर वाल्स रेडियस कहलाती है, वंडर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। और ये जो दूरी है, ये दूरी जो है ये 3.60 एंगस्ट्रॉम होती है। दो क्लोरीन, समीपस्थ दो क्लोरीन अणुओं में इनके परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है इतनी। तो वंडर वाल्स रेडियस बराबर x डैश वाई अपॉन 2। x डैश वाई की दूरी कितनी है, 3.60 अपॉन 2 बराबर 1.80 एंगस्ट्रॉम। तो क्लोरीन अणु में
2 क्लोरीन अणुओं के लिए जो वान डेर वाल्स त्रिज्या है उसका मान होगा 1.80। इसी प्रकार से सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरा होता है सहसंयोजक त्रिज्या, इसे अंग्रेजी में कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। ये क्या होती है? देखिए, कोवैलेंट रेडियस जो है एक ही तत्व से बने किसी अणु में समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जो है वो सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। एक ही तत्व से बने, कॉपी में नोट करेंगे, एक ही तत्व से बने अणु में समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे ये एक ही क्लोरीन अणु से मतलब है, एक ही तत्व से बना है क्लोरीन अणु, तो इनके समीपस्थ परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, अर्थात ये डिस्टेंस जो है ये होती है 1.99 एंगस्ट्रॉम। 2 क्लोरीन परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 1.99 एंगस्ट्रॉम, तो इनका आधा अर्थात ये दूरी जो है ये कहलाती है कोवैलेंट रेडियस, अर्थात इसके लिए मान होगा xy/2। xy जो है इनके बीच की दूरी कितनी है 1.99/2 बराबर 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से ये थी वान डेर वाल्स त्रिज्या और ये है सहसंयोजक त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या जो है अणुओं के मध्य होती है और सहसंयोजक त्रिज्या जो है परमाणुओं के मध्य होती है। ये जो है वान डेर वाल्स त्रिज्या समीपस्थ अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा होती है, और ये जो है एक ही अणु में परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा होती है। अब देखिए इसके बाद, इसे कॉपी में नोट करेंगे, इसके बाद वान डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या के बाद अब आता है वान डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या के बाद आता है आयनिक त्रिज्या। इसके बाद आता है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या ये क्या होती है? देखिए, किसी भी आयन के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। किसी, कॉपी में नोट करेंगे, किसी आयन के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। किसी आयन के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, कोई धनायन है तो धनायन की त्रिज्या हमेशा मूल परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है। धनायन की त्रिज्या हमेशा मूल परमाणु की त्रिज्या से, धनायन की त्रिज्या हमेशा मूल परमाणु की त्रिज्या से छोटी होती है, क्योंकि जब धनायन बनता है
तो उस टाइम पर नाभिकीय आकर्षण संयोजी कोष पर बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से संयोजी कोष पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे धनायन की त्रिज्या जो है वो मूल परमाणु की त्रिज्या से छोटी हो जाती है। जैसे जैसे सोडियम आयन Na पॉजिटिव की परमाणविक त्रिज्या Na से छोटी होती है। धनायन की त्रिज्या सोडियम आयन की परमाणविक त्रिज्या सोडियम से छोटी होती है, तथा ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है, तथा ऋणायन की त्रिज्या मूल परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है, क्योंकि इसमें जो है नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण जो है वो कम हो जाता है। जैसे क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव की त्रिज्या Cl से बड़ी होती है। जैसे क्लोराइड आयन की त्रिज्या क्लोरीन से बड़ी होती है, इसका ध्यान रखेंगे, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आयनिक त्रिज्या के बारे में हमने बताया अभी आपको। इसके बाद अब है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की त्रिज्या। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की त्रिज्या सम इलेक्ट्रॉनिक आयन की त्रिज्या। देखिए, जो सम इलेक्ट्रॉनिक आयन होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में धनायन पर आवेश जितना ज़्यादा होता है उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में धनायन पर आवेश जितना अधिक होता है, धनायन पर आवेश जितना अधिक होता है उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी कम होती है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में धनायन पर आवेश जितना अधिक होता है उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी कम होती है, तथा ऋणायन पर आवेश जितना अधिक होता है उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी अधिक होती है। इसका ध्यान रखेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्या की बात करें तो धनायन पर जितना अधिक आवेश होता है उसकी त्रिज्या जो है उतनी ही कम हो जाती है। ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होता है उसकी त्रिज्या उतनी ही अधिक होती है। जैसे यदि हम बात करें नाइट्राइट आयन N3 नेगेटिव की, नाइट्राइट नहीं N3 नेगेटिव की, ये जो है तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 3 10। N3 नेगेटिव के अलावा O2 नेगेटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। F नेगेटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करें Na पॉजिटिव की, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करें Mg2 पॉजिटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करें Al3 पॉजिटिव, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब यदि हम इनकी आयनिक त्रिज्या की बात करें, आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम
आयनिक त्रिज्या का बढ़ता क्रम। हमने आपको बताया कि धनायन पर आवेश जितना ज़्यादा होगा उसकी त्रिज्या उतनी कम होती है। यहाँ धनायन में सर्वाधिक चार्ज एल्यूमिनियम पर है, Al3 पॉजिटिव, इसका आकार सबसे छोटा होगा। फिर इसके बाद इसका आकार जो है Al3 पॉजिटिव का आकार सबसे छोटा होगा। इसके बाद Mg2 पॉजिटिव, इससे Mg2 पॉजिटिव का आकार बड़ा होगा क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। इसके बाद Na पॉजिटिव, इसका आकार भी बड़ा होगा। इसके बाद ऋणायन पर आवेश जितना ज़्यादा होता है उसकी त्रिज्या उतनी बड़ी होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव चार्ज है, इसकी त्रिज्या जो है सबसे बड़ी होगी। Na पॉजिटिव के बाद F नेगेटिव, इसकी त्रिज्या सोडियम आयन से बड़ी होगी। फिर O2 नेगेटिव और फिर N3 नेगेटिव। तो इस प्रकार से सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों के लिए आयनिक त्रिज्या का क्रम इस प्रकार से होता है। ये धनावेश जितना ज़्यादा होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों पर धनावेश जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी कम होगी, तथा ऋण आवेश जितना ज़्यादा होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी। इसका ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं परमाणविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। परमाणविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। परमाणविक त्रिज्या किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, समझाइए। तो परमाणविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, देखिए नाभिकीय आवेश जितना ज़्यादा होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर या संयोजी कोश पर आकर्षण उतना ही ज़्यादा हो जाता है, तब परमाणविक त्रिज्या उतनी ही छोटी हो जाती है। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होता है संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण, संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण उतना अधिक होता है। संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण उतना अधिक होता है तथा परमाणविक त्रिज्या उतनी ही कम होती है। यानी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणविक त्रिज्या घटती जाती है। जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश होगा परमाणविक त्रिज्या उतनी ही कम होगी। जैसे किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणविक त्रिज्या में क्रमशः कमी होती है। तो कुल मिलाकर के नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, परमाणविक त्रिज्या उतनी ही कम हो जाती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिससे परमाणविक त्रिज्या घटती है। इसके बाद इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा कारक है कोशों की संख्या। दूसरा कारक है कोशों की संख्या। देखिए कोशों की संख्या बढ़ने पर जो है नाभिकीय
नाभिकीय आकर्षण जो है संयोजी कोश पर कम हो जाता है। कोशों की संख्या बढ़ने पर संयोजी कोश नाभिक से दूर हो जाता है। संयोजी कोश नाभिक से दूर हो जाता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण कम होने से परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। जैसे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणविक त्रिज्या में क्रमशः वृद्धि होती है। यदि कोशों की संख्या बढ़ती है तो संयोजी कोश जो है नाभिक से दूर हो जाता है, जिससे संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण कम होने से परमाणुक त्रिज्या बढ़ती है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणुक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। इसे कॉपी में नोट करेंगे। तीसरा कारक, परमाणुक त्रिज्या को प्रभावित करने वाला जो तीसरा कारक है वो है परिरक्षण प्रभाव। अंग्रेजी में इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। ये क्या होता है? देखिए, सीधी सी बात है, क्रोडी इलेक्ट्रॉनों या आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित किया जाना ही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों या इसी को क्रोडी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों या क्रोडी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आंतरिक कोशिकाओं या क्रोडी इलेक्ट्रॉनों द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित किया जाना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव का कारण क्या होता है? देखिए, परिरक्षण प्रभाव के कारण जो है तो परमाणुक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय संयोजी कोश या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी लिख सकते हैं, संयोजी कोश या इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कोश भी लिखा जा सकता है, संयोजी कोश, यहाँ पर भी संयोजी कोश। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों या क्रोडी इलेक्ट्रॉनों द्वारा संयोजी कोश को परिरक्षित किया जाना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षित या आवृत किया जाना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर संयोजी कोश में नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, जिससे परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है। इसका ध्यान रखेंगे, आंतरिक कोश या क्रोडी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो है संयोजी कोश को परिरक्षित या आवृत करना ही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है जब, तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर जो है या परिरक्षण प्रभाव के कारण
परीक्षण प्रभाव के कारण भी कह सकते हैं। परीक्षण प्रभाव के कारण जो है तो संयोजी कोश पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है, जिससे पारमाणविक त्रिज्या बढ़ती, इसका आप ध्यान रखेंगे। तथा आंतरिक कोश में S2 यदि पूरा ऑर्बिटल भरा है, आंतरिक कोश में यदि S2 P6 या D10, आंतरिक कोश में S2 P6 व D10 विन्यास होने पर परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है तथा परमाणविक त्रिज्या भी उतनी ही अधिक होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, परीक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। ये जो है अलग से भी आता है कि परीक्षण प्रभाव किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, आंतरिक कोश या क्रोडी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संयोजी कोश को परिरक्षित या आवृत करना ही क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और परिरक्षण प्रभाव के कारण जो है परमाणुक त्रिज्या बढ़ा करती है। परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा अर्थात आंतरिक कोश में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा। परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा परमाणुक त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण जो है संयोजी कोश पर उतना ही कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जो है परमाणुक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या व उसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।